सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ाए गए पाठों का दोहरान कार्य करेंगे। बच्चों, अब आपके होम असिस्टेंट होने वाले हैं। होम असिस्टेंट जो भी होंगे एग्जाम, उनमें आप लोगों के ये चैप्टर आएंगे जिनका कि मैं आज दोहरान कार्य कराऊंगी। तो बच्चों, एक बार ध्यान से इन्हें पढ़ें। हमने पढ़ा था चैप्टर संख्या। संख्या पढ़ा। संख्या की परिभाषा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संख्या कहलाता है। किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, उनके नाम को हम संख्या कहते हैं। संख्या के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संख्या। व्यक्तिवाचक संख्या वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता हो, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, ये। और इसी प्रकार देशों के नाम हो गया भारत, चीन, नेपाल आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध करवाती हो। जैसे मैंने कहा देश, अब यहाँ कौन सा देश पता नहीं है। मैंने कहा पुस्तक, किस विषय की पुस्तक पता नहीं है। मैंने कहा लड़की, लड़की कौन सी लड़की, क्या नाम है, पता नहीं है। तो जहाँ हमें पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिससे हमें किसी भाव का बोध हो, जैसे खटास, मिठास या गर्मी, ठंड, ये सब भाव है। जैसे गरीबी है, अमीरी है। अगला है बच्चों समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसे जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा, समूह जैसा कि ग्रुप, जिससे हमें किसी भी एक विशेष ग्रुप का पता चलता हो। जैसे मैंने कहा सेना, तो सेना में किसका समूह हुआ, सैनिकों का समूह। तो इस तरह से जिसमें समूहवाचक संज्ञा हो उसमें किसी भी समूह का पता चलता है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हमें लिक्विड चीजों का पता चलता हो, जैसे घी, तेल आदि। अब देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है और सर्वनाम से, जैसे सर्वनाम से बन गया आपका स्व, स्व से स्वत्व, और क्रिया से बन गया खेलना सा, खेलना से खेल बन गया। विशेषण ठंड से ठंडा बन गया। अव्यय शब्द है जैसे समीप, समीप से समीपता बन गया। इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्दों से। अब आगे देखिए बच्चों, आपकी जो नई चीज है ये ध्यान से समझना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा बनती है जब हम वाक्य को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आज जयचंदों की कमी नहीं है। ये जयचंद एक धोखेबाज व्यक्ति है जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ था और उसने धोखा किया था। तो अब यहाँ इसे जातिवाचक संज्ञा बना दिया क्योंकि आजकल भी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये जयचंद नाम का व्यक्ति है, लेकिन यहाँ सारे धोखेबाज व्यक्तियों के लिए काव्य है। दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। अब बच्चों गांधी तो बहुत से हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लेकिन यहाँ गांधी कौन है, वेरी गुड, यहाँ गांधी महात्मा गांधी है। यहाँ महात्मा गांधी क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा है, किंतु हमने किससे समझा यहाँ पे, व्यक्तिवाचक। ये महात्मा गांधी से हमने अंदाजा लगाया। तो जब हम वाक्य पढ़ते हैं उसके आधार पर हमें पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक बन जाती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अच्छा बच्चों, अब हम अगला पाठ पढ़ते हैं लिंग। लिंग देखिए, लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द होते हैं। अब देखिए सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं मच्छर, खटमल, खरगोश, मगरमच्छ, गेंडा आदि। तो जब हम इनका अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम इनके आगे मादा लगा देते हैं। मच्छर का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ, मादा गेंडा आदि। इसी तरह सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं
मक्खी, जूं, कोयल, मैना, तितली, मछली, छिपकली आदि। अब अगर हम इनका पुल्लिंग बनाते हैं तो इन शब्दों से पहले नर जोड़ देते हैं, जैसे नर मक्खी, नर जूं, नर कोयल, नर मैना, नर तितली, नर मछली, नर छिपकली आदि। आगे देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो कि कोई पद प्रदर्शित कर रहे हो या कोई भी मतलब वह कोई भी रत्न हो खेल से संबंधित और कोई उपाधि हो, वह हमेशा किसमें आते हैं, समान रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, अगर हम किसी महिला को कह रहे हैं, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी हमारे देश की, तो अगर महिला भी है तो भी हम राष्ट्रपति कहेंगे और पुरुष है तो भी हम राष्ट्रपति कहेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चपरासी, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। और उपाधि जैसे मैंने बताया था कि खेल रत्न दिया गया, किसी को साहित्य रत्न दिया गया, किसी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उपाधि का मतलब अवार्ड, वो सब भी हमेशा समान रूप से प्रयोग आते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए कि आप लिंग कैसे पहचानेंगे। लिंग पहचानने के लिए वाक्य में प्रयोग कर क्रिया पहचान लेना चाहिए। कैसे? हवा शब्द है, मैंने पूछा हवा में कौन सा लिंग है, तो आप क्या वाक्य बनाएंगे, हवा चल रही थी यानी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार जब भी आपको कोई भी संशय हो कि यह कौन सा लिंग है, पुस्तक कौन सा लिंग है, पुस्तक फट गई, अब आप अंदाज लगाइए, गई यानी स्त्रीलिंग है। तो जब भी आपको ऐसा संदेह हो तो आप उस शब्द से वाक्य बना लें और फिर उसकी क्रिया पहचान लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं वचन। वचन होता है कि वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की संख्या का बोध हो, संख्या अर्थात उसकी गिनती। अब इसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो, प्राणी का मतलब होता है जिसमें भी प्राण हो, और बहुवचन का मतलब जिससे बहुत सारी संख्या का बोध हो। अब इसमें मुख्य बिंदु देखिए कि सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द। बच्चों सदैव एक वचन में जो प्रयोग किए जाते हैं वो है जनता, रेत, भीड़, सत्य, पानी, आकाश आदि। अब देखिए आगे कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संख्याएं भी सदैव एक वचन में आती हैं। कैसे? व्यक्तिवाचक, अगर किसी व्यक्ति का नाम है सीता है तो वो एक वचन में ही आएगी। भाववाचक है गर्मी, एक वचन में ही आएगी। द्रव्यवाचक पानी बह गया, पानी बह गए तो नहीं बोलेंगे ना, वह भी एक वचन में आएगी। और समूहवाचक जैसे सेना आ गई, इसमें भी एक वचन। तो जो भी ये संख्याएं होती है वह भी सदैव एक वचन में आती है। अगला है सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द जो हमेशा बहुवचन ही माने गए हैं। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, बादल आदि। अब देखिए इससे वाक्य बनाइए। उसके आंसू बह गए यानी बहुवचन है। उसके प्राण निकल गए, बहुवचन है। मैंने हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर करने वाला एक है लेकिन किए बहुवचन है। लोग आ गए, बादल बरसात कर रहे हैं यानी बहुवचन है। तो ये कुछ शब्द है जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। आगे देखिए सम्मान देने, स्वयं को महत्व देने एवं अहंकार प्रदर्शित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे सम्मान देने के लिए, मैंने पिताजी को सम्मान दिया, दादाजी को सम्मान दिया, तो हम क्या कहते हैं, दादाजी आ गए। स्वयं को महत्व देने के लिए जैसे राजा महाराजा लोग कहते थे हम यहाँ के राजा हैं, यानी वो अपने को महत्व देते थे। इसी प्रकार अहंकार प्रदर्शित करने के लिए, उनके अंदर अहंकार भी होता था, उसको दर्शाने के लिए भी वह हम का प्रयोग करते थे। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आपको इस चैप्टर का पूरा दोहरान कार्य समझ में आ गया होगा। अब आप परीक्षा की तैयारी के लिए घर पर इन तीनों पाठों को पढ़ेंगे, उनके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।